अगले दिन अकीन औरन के साथ डेट पर जाता है तो रीसा और वी उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो रीसा को बहुत ही बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर सारन टपक पड़ता है फिर से रीसा का दिमाग खाने के लिए। तो रीसा उससे अपना पीछा छुड़वा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अकीन आ जाता है और उन दोनों को साथ देख लेता है तो उसे भी बहुत जलन होती है। तो रीसा अकीन को दिखाने के लिए सारन के साथ फ्लर्ट करती है और उसके साथ उसके कंपनी चली जाती है। तो सारन रीसा को कहता है मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा कर आता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। कि तभी रीसा की नजर कीटी पे पड़ जाती है तो कीटी रीसा को बता देता है कि उसके पापा जिस प्लेन में थे उस प्लेन को हाईजैक किया गया था और ये सब सोची समझी चाल थी। तो रीसा कीटी से पूछने लगती है कि ये सारी प्लानिंग किसने की थी। तो कीटी उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वो किसी को आते हुए देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। आगे रीसा अपने पापा के सारे शेयर्स को अपने नाम पर कर लेती है और उसके बाद सारन रीसा को एक और डॉक्यूमेंट साइन करने को कहता है जिसमें ये लिखा होता है कि रीसा के सारे शेयर्स को सारन संभालेगा। तो रीसा उस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करती और कहती है मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगी और रीसा जाने ही लगती है। तभी सारन के पापा बाथरूम से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं तो वो लोग दौड़कर वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि शीशे पर किसी ने ये लिखा हुआ होता है कि तुम खूनी हो। कि तभी वहाँ पर अकीन भी आ जाता है और उस शीशे की तस्वीर लेने लगता है और इसी चक्कर में सारन और अकीन में लड़ाई हो जाती है और सारन गुस्से से अकीन का फोन तोड़ देता है। तो सारन के पापा ये सब देखकर पैनिक करने लगते हैं तो सारन अपने पापा को संभालता है। आगे रीसा अकीन को बता देती है कि कीटी ने उसे क्या कहा था। तो अकीन कहता है मुझे पहले से ही पता था कि उस प्लेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, अब बस हमें उस कीटी को ढूंढकर सारी सच्चाई का पता लगाना है क्योंकि वो कीटी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आगे अकीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कीटी को ढूंढने के लिए जाता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन उससे पहले ही कीटी उसे चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सारुत को भी पता चल गया होता है कि ये सारा कारनामा कीटी का है तो वो अपने बंदे भेजता है कीटी को मारने के लिए, पर कीटी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा रीसा के पास जाता है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर अकीन आ जाता है। तो कीटी जैसे ही अकीन को देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। तो अकीन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है, पर कीटी उसकी एक बात भी नहीं सुनता। कि तभी उधर से वो गुंडे फिर से वापस आ जाते हैं और कीटी को गोली मार के अकीन और रीसा को भी गोली मारने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर आसानी आ जाता है और अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों को बचा लेता है और उन गुंडों को वहाँ से भगा देता है। इधर रीसा इस हादसे की वजह से पूरी तरह सदमे में चली जाती है। तो अकीन और आसानी दोनों ही रीसा को होश में लाने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है। जैसे ही उन दोनों का हाथ टच होता है अकीन को आसानी दिखने लगता है। तो अकीन जैसे ही आसानी को देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इधर रीसा और आसानी को भी पता चल जाता है कि अकीन अब आसानी को देख सकता है। आगे वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो अकीन रीसा से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, वो बंदा कौन था। कि तभी उधर से फिर से आसानी उसके सामने आ जाता है। तो अकीन जैसे ही आसानी को देखता है वो तो पूरी तरह डर जाता है और डर के मारे रीसा के पीछे छुप जाता है। तो रीसा अकीन को बताती है कि ये आसानी है और ये एक भूत है। तो अकीन जैसे ये सुनता है कि आसानी एक भूत है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और सदमे की वजह से वो बेहोश हो जाता है। आगे आकिन को होश आता है तो रीसा आसिन की पूरी सच्चाई आकिन को बताती है। तो बेचारे आकिन को इस बात पर बिलीव करने में बहुत ही मुश्किल होती है और उसे आसानी से थोड़ा डर भी लगता है। आगे आसानी दोनों को ही अपने पास्ट में लेकर जाता है और वहाँ पर वो अपनी अनोख और शांति की स्टोरी बताता है। शांति और आसानी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और शांति हमेशा आसानी की हेल्प किया करता था। भले ही शांति अनोख से बहुत ही प्यार करता था लेकिन वो अपने दोस्त से भी बहुत प्यार करता था और उसने अपने दोस्त की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दिया था और उसने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली थी। रीसा की दादी को हमेशा से पता था कि आसानी उससे प्यार नहीं करता बल्कि अनोख से प्यार करता है और उसे इस बात का बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन वो ये बात किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी। तो रीसा कहती है, मेरे दादाजी तो आपके साथ कितने अच्छे थे, वो आपकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, फिर उन्होंने आपको धोखा कैसे दिया। मुझे तो अपनी दादी के लिए बुरा लग रहा है। दादी दादाजी से कितना प्यार करती थी पर दादाजी ने कभी भी दादी को उस नजर से नहीं देखा। आगे आसानी उन दोनों को बताने ही वाला होता है कि उसकी मौत कैसे हुई, तभी उन दोनों की नींद खुल जाती है। आगे आकिन को उस फ्लाइट के रिलेटेड एक न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो दोनों मिलकर इनाडा जाते हैं उस फ्लाइट के बारे में पता लगाने के लिए। तो औरन भी आकिन के साथ जाती है ताकि वो आकिन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो रीसा को औरन और आकिन की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे बहुत ही जलन होती है उन दोनों को एक साथ देखकर।
इधर मिस्टर फराद को पता चल जाता है कि वो दोनों उस फ्लाइट के बारे में पता लगाने के लिए कि उस फ्लाइट में आखिरकार क्या हुआ था और सरकार की मौत कैसे हुई, इस बात का पता लगाने के लिए इनाडा आए हैं। तो वो अपने बंदे को ऑर्डर देते हैं कि वो उन दोनों को वहीं पर ठिकाने लगा दे। तो वो गुंडे उन लोगों का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ औरन इसी मौके का फायदा उठाकर अकिन के करीब जाती है और उसे अपना बनाने की कोशिश करती है, पर अकिन उसके झांसे में नहीं आता और वहाँ से भाग जाता है और उस प्लेन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि तभी रास्ते में वो गुंडा उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आसानी आ जाता है। और आसानी को समझ में भी नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि उसका लॉकेट तो रिसा के पास और उसे इस वक्त तो रिसा के पास होना चाहिए, फिर वो आकिन के पास कैसे आ गया। आगे वो गुंडा आकिन को मारने ही वाला होता है कि तभी आसानी उस गुंडे की ऐसी वाट लगाता है कि बेचारा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। कि तभी आसानी को आभास होता है कि रिसा की जान भी खतरे में है। तो आकिन कहता है आप यहाँ से जाइए और रिसा की जान बचाइए, मैं भी बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचता हूँ। कि तभी आकिन को उसकी दादी का कॉल आ जाता है और जैसे ही आसानी दादी की आवाज सुनता है तो वो आकिन से चिपक जाता है और वो रिसा के पास नहीं जा पाता। तो आकिन कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसा को आपकी जरूरत है, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो आसानी कहता है मैं भी जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर मैं जा ही नहीं पा रहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो आकिन कहता है आप किस टाइप के भूत हैं, क्या आपके पास कोई पावर ओवर नहीं है। तो आसानी कहता है मैं भी भूत हूँ, मेरी भी लिमिटेशन है, जब मैं थक जाता हूँ तब मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। और यहाँ पर फिर से दोनों बहस करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडे रिसा को उठा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी आसानी की नजर रिसा पे पड़ जाती है और वो आकिन को बता देता है कि रिसा इसी गाड़ी में है। तो आकिन उस गाड़ी का पीछा करता है। तो वो गुंडे आकिन और रिसा का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता और उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी दादाजी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और उन गुंडों को धूल चटा देते हैं। और उसके बाद आकिन और रिसा उन गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और वो भागते भागते एक आइलैंड में पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ औरन अपने पापा को कहलवाकर उन दोनों का पता लगवाती है। तो उन दोनों को पता चलता है कि रिसा और आकिन अब इस दुनिया में नहीं है। तो औरन और वी जैसे ये बात जानते हैं उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, जगह गले पड़कर रोने लगते हैं। इधर आसानी उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है, बस मेरा संपर्क उन दोनों से टूट गया है, लेकिन मुझे पता है कि वो दोनों सही सलामत है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। और आसानी उन दोनों को बताने की बहुत कोशिश करता है पर वो दोनों उसकी बात ही नहीं सुनते, क्योंकि वो तो एक भूत रहता है। इधर आकिन और रिसा साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, ढेर सारी मस्तियाँ भी करते हैं और इस चक्कर में वो दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। आगे औरन के पापा उन दोनों को आकर छुड़वाते हैं और आकिन को कहते तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, अगर तुम्हारी दादी को इस बारे में पता चल जाता तो तुम्हें पता है कि उन पर क्या बीतती। तो आकिन कहता है अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताइएगा, मैं बस उस फ्लाइट की जांच करने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि मुझे पता है कि उस फ्लाइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर थी। तो औरन के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इन सब का पीछा करना छोड़ दे, पर आकिन किसी की भी बात नहीं सुनता। आगे आकिन की मुलाकात स्टेफनी से होती है और स्टेफनी आकिन को बताती है कि मैं कुछ ऐसे बंदों की तलाश कर रही हूँ जो मैक्सिमम कंपनी को धोखा दे रही है। वो लोग उनसे प्लेन तो खरीद रहे हैं पर बहुत ही महंगे दामों में, और वो लोग इन जरिए से इलीगल काम भी कर रहे हैं। और स्टेफनी उन लोगों को फोटो भी दिखाती है तो उन लोगों को पता चलता है कि इन सारे कारनामे में सारन का भी हाथ है। तो वो लोग ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो स्टेफनी कहती है अगर तुम लोग मेरी हेल्प करो सारन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में और उसे पकड़वाने में, तो मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगी फ्लाइट में जो भी हुआ था उस बारे में पता लगवाने में। तो आकिन और रिसा को स्टेफनी का प्लान अच्छा लगता है और वो दोनों उससे हाथ मिला लेते हैं। आगे वो चारों मिलकर ये सोचने लगते हैं कि वो सारन के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करे। तो आकिन को याद आता है कि रिसा के पापा मरने से पहले उसे कुछ बताना चाहते थे, शायद वो इसी बारे में उसे बताना चाहते थे और सारन को शायद इस बारे में पता लग गया होगा, इसलिए सारन ने तुम्हारे पापा को जान से मार डाला। तो रिसा कहती है अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और वो लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। तो आसानी कहते हैं मुझे पता है तुम लोगों के लिए ये मामला सुलझाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन तुम लोग ये मत भूल जाओ कि तुम लोगों को अनोंग को ढूंढना है। तो आकिन कहता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी वाइफ को जरूर ढूंढ लेंगे, पर हमें इस मामले को भी सुलझाना जरूरी है। आगे वो लोग वापस आ जाते हैं। तो आकिन अपनी दादी से मिलने के लिए जाता है। तो उसकी दादी को इस बारे में सब कुछ पता होता है। तो आकिन की दादी आकिन को खूब डांटती है कि वो अपनी जान को खतरे में कैसे डाल सकता है, और इसी बात को लेकर फिर से दादी और पोते में लड़ाई हो जाती है और आकिन गुस्से से घर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ बेन आकिन को कॉल करके बताता है कि किटी की हालत बहुत ही खराब है। तो आकिन जैसे ये बात सुनता है तो वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाहरुख और मिस्टर फराद को जैसे ही पता चलता है किटी जिंदा है तो वो अपने गुंडे भेजते हैं किटी को मारने के लिए।
तो बेन उन गुंडों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो गुंडे इतने ताकतवर होते हैं कि वो भी उसके सामने नहीं टिक पाता कि तभी वहाँ पर रिसा और आकिन भी आ जाते हैं और वो लोग भी उन गुंडों से लड़ाई करते हैं। पर वो गुंडे रिसा पर ही बंदूक तान देते हैं कि तभी आसानी उन दोनों की हेल्प करता है और उन गुंडों को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि किटी की हालत अभी ठीक है, पर वो कोमा में है और उसे कब होश आएगा कुछ भी कह नहीं सकते। तो रिसा ये बात सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि एक किटी ही है जो उसके पापा की सच्चाई सबके सामने ला सकता है। आगे रिसा और आकिन रिसा के पापा के घर जाते हैं और उनके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं क्योंकि मिस्टर फराद को पता चल जाता है कि सरकार के पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। तो गुंडे उन लोगों पर गोली चलाने लगते हैं तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। आसानी रिसा को कहता है ये एरोप्लेन भी अपने साथ लेकर जाओ, इस एरोप्लेन के अंदर कुछ है। तो रिसा आसानी के कहने पर उस एरोप्लेन को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे वो गुंडे उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते तो वो लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी जान उन गुंडों से बचाते हैं और इन सब में आसानी भी उन लोगों की हेल्प करता है। आगे वो दोनों अपनी जान बचाकर अपने टीचर के घर जाते हैं और आकिन अपनी टीचर को पूरी बात बताता है तो उसकी टीचर ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे आसानी आकिन को कहता है वो एरोप्लेन कहाँ है, उस एरोप्लेन के अंदर कुछ ना कुछ जरूर था जो हमारे काम आ सकता था। तो वो एरोप्लेन उन लोगों के हाथ से टूट गया होता है लेकिन उसके अंदर जो चिप होता है वो आकिन के पास होता है, पर वो चिप पूरी तरह भीग गया होता है। तो आकिन की टीचर कहती है इस चिप को चावल के डब्बे में रख दो, चावल के डब्बे में रहने से ये चिप फिर से ठीक हो जाएगी। आगे वो लोग उस चिप को चावल के डब्बे से सुखाकर बाहर निकालते हैं और उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो चिप काम नहीं करता लेकिन बाद में वो चिप काम करने लगता है और उन चिप के जरिए से उन लोगों को पता चला कि सारन ने कंपनी के नाम पर बहुत सारे पैसे ऐंठे हैं और बहुत सारे इलीगल काम भी किए हैं। तो वो लोग ये सारी इंफॉर्मेशन देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे वो लोग स्टेफनी के जरिए से उन सारी इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं तो उन लोगों को सारन के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिल जाते हैं। तो वो लोग सारन को पकड़ने के लिए जाते हैं पर सारन पहले ही वहाँ से भाग गया होता है। तो वो लोग उसके ऑफिस पर भी छापा मार देते हैं। आगे जब शाहरुख को सारन के इस करतूत के बारे में पता चलता है उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो घर जाकर अपने बेटे की खूब वाट लगा। तो सारन अपने पापा से माफी मांगता है और कहता है मुझे पैसों की जरूरत थी पर आप मुझे पैसे नहीं देते थे इसलिए मुझे ये सारा काम करना पड़ा, प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए। पर शाहरुख अपने बेटे को माफ नहीं करता, उल्टा उसे खूब सुनाता है और उसे मारने की भी कोशिश करता है कि तभी वहाँ पे मिस्टर फराद आ जाता है और उन दोनों बाप बेटे को कहता है मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। तो शाहरुख कहता है मैंने ऑलरेडी तुम्हारी बहुत हेल्प कर दी है, अब मैं और नहीं कर सकता। तो मिस्टर फराद कहते हैं अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली मिस्टर फराद शाहरुख को एक वीडियो को लेकर ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उसमें शाहरुख ने एक लड़की को जान से मार दिया होता है और मिस्टर फराद उसी वीडियो को लेकर शाहरुख को ब्लैकमेल करते हैं और उससे अपना मनचाहा काम निकलवाते हैं। तो शाहरुख कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो मिस्टर फराद कहता है मैं तुमसे एक नया एरोप्लेन चाहता हूँ ताकि मैं उस एरोप्लेन के जरिए वेदी में जाकर प्रेसिडेंट के घर पर हमला कर सकूं, इसलिए तुम्हें मेरे लिए एक नया एरोप्लेन तैयार करना होगा। तो शाहरुख कहता है तुम्हें भी पता है कि सारन के इस कारनामे की वजह से हमारी कंपनी का इमेज पूरी तरह गिर गया है। तो मिस्टर फराद कहता है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हारे बेटे को पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम्हें भी, इसलिए अब सोचना तुम्हें है। तो शाहरुख को मिस्टर फराद की बात माननी ही पड़ती है। दूसरी तरफ आकिन रिसा को प्रपोज कर देता है तो रिसा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे आकिन रिसा को अपनी दादी से मिलवाने के लिए जाता है तो आकिन की दादी पहले तो रिसा को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है लेकिन जैसे ही आकिन की दादी को ये बात पता चलती है कि रिसा शांति की पोती है उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो रिसा से बहुत ही रूडली बात करती है और उसे अपने घर से निकल जाने को भी कहती है और इन सब की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो आकिन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी दादी को क्या हो गया है कि तभी वहाँ पर औरन भी टपक पड़ती है और वो रिसा को ही खरी खोटी सुनाने लगती है कि उसने दादी के खाने में कुछ मिला दिया था जिस वजह से दादी की तबीयत खराब हो गई। लेकिन तभी वहाँ पर आकिन आ जाता है और वो रिसा के लिए स्टैंड लेता है और औरन को चुप कराकर रिसा को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे आकिन की दादी औरन को कहती है तुम आकिन से बहुत प्यार करती हो ना, अगर तुम मेरी बहू बनना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मैं नहीं चाहती कि आकिन की लाइफ में वो रिसा रहे, इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर आकिन को अपना बनाना ही होगा। तो औरन ये बात सुनकर तो फूले नहीं समाती क्योंकि उसे दादी का अप्रूवल मिल गया होता है। पहले दादी उसे पसंद नहीं करती थी और ना ही वो चाहती थी कि उसकी शादी आकिन से हो, लेकिन अब दादी खुद चाहती है कि उसकी शादी आकिन से हो।
आगे औरन आकिन के घर में शिफ्ट हो जाती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है। तो आकिन को दादी के इस प्लान के बारे में सब कुछ पता होता है और वो दादी को कह भी देता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले वो रीसा का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो रीसा से ही शादी करेगा। और इस बात को लेकर दादी और पोते में लड़ाई भी होती है।